करें शुरू करें जी, शुरू करो जी। आजकल जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है उसमें जो हमारे बहादुर सिपाहियों की जो शहीदी है उसको हम नमन करते हैं। आज भी दो हरियाणा के जो उसमें हेलीकॉप्टर में दो हरियाणा के शायद एक अम्बाला से थे, एक बदानी गांव जज्जर से, आज भी शहीद हुए दो, उनको नमन करते हैं। साथ के साथ ये भी है जो बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहीद कुर्बानी दे रहे हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पूरे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है पूरा देश और पूरी दुनिया को लड़ना चाहिए। ये आतंकवाद इंसान के लिए खतरा है। जहां तक वह इसमें हरियाणा का विधानसभा का जो बजट सेशन है कल उसका समापन हुआ, तो ये हरियाणा को एक दिवालापन की तरफ धकेला जा रहा है। कोई अगर काम हर चीज में कर्जा में डूबो रहे हैं, और चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो चाहे फिजिकल डेफिसिट हो, हर चीज में बढ़ रहे हैं। तो आगे ये दिखाई नहीं देता कि आर्थिक स्थिति हमारी कोई मजबूत होने जा रही है। मैं भी उसका आपको बताऊंगा। और जैसा विधानसभा में जो हमारे शहीदों की कुर्बानी हुई थी, और जब पानी पे चर्चा हो रही थी, पानी के बंटवारे पे गडकरी जी का बयान आया था कि हम पाकिस्तान को पानी सरप्लस पानी जो है जो जाता है वो नहीं जाने देंगे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह के, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह के हमारे सैनिकों का अपमान किया, क्योंकि ये उसका कोई संबंध नहीं उससे। जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो पहले से सैंक्शन है, वो चल रहे हैं। तो हमारा रावी का पानी जो सरप्लस पानी जाता है उसके रोकने के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेंट्रल वाटर कमीशन से भी सैंक्शन हो चुके हैं। और जहां तक बजट की बात है, तो बजट ये मेरे ख्याल में शायद पहला बजट सेशन हुआ है जहां सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखी गई टेबल पे। क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि चुनाव सामने है, सेशन खत्म हो जाएगा तो कोई उठा नहीं पाएगा चुनाव तक। जो बहुत सारे मुद्दे सीएजी की रिपोर्ट में होंगे जरूर, क्योंकि हर मोड़ पे ये सरकार विफल है और फजूल खर्ची बहुत कर रही, जनहित पे खर्चा नहीं कर रही। इवेंट मैनेजमेंट पे, गोल्डन जुबली पे, गीता पे, ऐसे मतलब उन पे जो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। कोई भी एक नया प्रोजेक्ट ये सरकार लेके नहीं आई। 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 इंच मेट्रो नहीं किया, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। जब ये सरकार बनी थी 2014 में, तो उनकी मेन थिंग 2 यूनिवर्सिटी के लिए घोषणाएं थी उनकी। एक तो कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज था हमारे समय बना था करनाल में, उसके लिए कहा था कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम। खैर उनका नाम बदल दिया, वो एक अलग इशू है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की अब तक 1 ईंट भी नहीं रखी गई। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है उसको हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 1 ईंट नहीं रखी गई। तो कोई भी, मैं कह सकता हूँ, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें लग रहा हो भाई जैसे हमारे समय में हुआ। हमारा 2014 में जो बजट हमने दिया उस समय कुल कर्जा 60,000 था, 60,000 करोड़ हरियाणा बना, और जब तक आज 3 गुना हो चुका है, 1,80,000 करोड़ एंटिसिपेटेड है। जबकि हमारे समय में 4 पावर प्लांट बने, इतनी यूनिवर्सिटियां बनी, मेट्रो आई, रेलवे लाइन बनी, इनके समय कोई एक नहीं। ये कर्जा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए सरकार को। क्योंकि जब हमारे ऊपर 60,000 करोड़ था तो उस समय 2015 में व्हाइट पेपर कह रहे थे हम इशू करेंगे, और इतना कर्जे में हरियाणा डूब रहा है। कहाँ 60,000 करोड़, कहाँ 1,80,000 करोड़? और क्या काम किया, क्या प्रोजेक्ट किया है?
मैं आपको दिखाता हूं। ईयर वाइज आपको जो हमने 13-14 का जो बजट दिया था उसमें 60,300 करोड़ था, और कर्जा नापा जाता है जीएसडीपी की रेशो से। रेशो जीएसडीपी के साथ 15.10 था हमारा, और इनकी सरकार आई बाद में 14 अक्टूबर तक हमारी थी और आगे इनकी चली, तो कर्जा 70,931 करोड़ हुआ और रेशो टू जीएसडीपी हुआ 16.23 और बढ़ता चला गया उनका। और अब 19-20 में जो है 1,80,000 करोड़ कर्जा इन्होंने दर्शाया है, और हमारी जीएसडीपी 7,84,910। तो लेकिन रेशो जो है 22.90, तो वो एक खतरे की तरफ जा रही हैं। ये कहना कि विद इन नॉर्म्स हम एज पर FRBM एक्ट ऑफ स्टेट दैट जीएसडीपी रेशो वाज टू बी ब्रॉट डाउन बाय, तो 20.45 में इनको लानी चाहिए थी 17-18 में, और 20.92 लानी चाहिए 18-19 में। लेकिन रिवाइज जो इन्होंने किया वो 22.19 और फर्दर 22.86 इस प्रकार से दिया है। तो एक और कर्जे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, और कोई उम्मीद की किरण नहीं लग रही कि हमको इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ये इसी तरह चलता रहा तो अनमैनेजेबल हो जाएगा, जो इकोनॉमी को करना एकदम दिवाला ही पिट जाएगा, कभी अनमैनेजेबल पहुंच जाएगी इसी तरह कर्जा पिटते हुए। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी इस रेशियो से बढ़ा रहे हैं, जीएसडीपी की रेशियो से आप देखेंगे तो 13-14 में 0.97 थी रेशो, और ये बढ़कर आज 1.53 हो गई, जबकि रेवेन्यू डेफिसिट वाज रिक्वायर्ड टू बी एलिमिनेटेड। ये 17-18 में FRBM एक्ट के अनुसार ये 0 हो जाना चाहिए था, एलिमिनेट हो जानी चाहिए थी, फिर ये बढ़कर 1.53 हो गई। और रेशो जो है इसकी रेवेन्यू डेफिसिट की भी बढ़ रही है। आप देखें फिस्कल डेफिसिट देखें, 13-14 में 2.07 था, ये बढ़कर 2.86 हो गया, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो 13-14 में था। फिस्कल डेफिसिट जो अराउंड 2% था हमारा, और 13-14 में नाउ ये 3% हो गया। इसी तरह रेशो ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी देखेंगे आप तो 14-15 में ये 2.8 था, और आज ये 17-18 में 3.1 पहुंच गया। 18-19 की फिक्र नहीं आई अभी। क्योंकि जितने बजट दिए उन्होंने 14-15 में बजट दिया है, बी कुछ दिखाया इन्होंने, RE आगे बढ़ा दिया 51-59 दे दिया, और एक्चुअल को हर टाइम घटा है, बी से और RE से भी अमाउंट घटा है, रिसिप्ट्स में भी और एक्सपेंडिचर में भी। तो ये अब जो आपके बजट इन्होंने दिया ये भी घटेगा। जो डिपार्टमेंट वाइज जो अलोकेशन हुई है उसमें भी घटोतरी हुई है पिछले साल से। एग्रीकल्चर एनालाइट्स को पिछले साल 12.22% अलॉट हुआ था बजट का,
अब के 10.31%। पावर में 5.87 था, अब के 4.63। ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन एटसेट्रा में पिछली बार 4.73 था, अब के 4.12। रूरल डेवलपमेंट में 3.96 था, अब के 3.83। एजुकेशन में भी कटौती की है। एजुकेशन में जो 12.96% था, आज 11.61% है। हेल्थ में भी कटौती है। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर तीनों में जबरदस्त कटौती है। हेल्थ में एंड फैमिली प्लानिंग में 4.14 जो प्रतिशत था वो घटकर 3.80 हो गया। बढ़ने चाहिए, बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। इसी प्रकार सोशल वेलफेयर में 7.46% था, अब 7.05। पब्लिक हेल्थ में 3.20% था, अब 2.71 ये हुआ है इसका। ये आप देख रहे हैं, इनका कोई भी वो नहीं हो रहा। अब इन्होंने कहा है कि 1500 करोड़ का हमने बजट का प्रोविजन किया। बजट का प्रोविजन कहीं नहीं, अनाउंस कर दिए कि 1500 करोड़ हम देंगे। अगर एग्रीकल्चर में से कम करेंगे तो एग्रीकल्चर का पहले ये कम किया इन्होंने 2% कम रखा। 1500 करोड़ करने के बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा डिपार्टमेंट में। इसी तरह सोशल वेलफेयर में करेंगे तो सोशल वेलफेयर का भी पहले से घटा रखा है और घट जाएगा। सिर्फ ये चुनाव को देखते हुए उनको गुमराह करने की बात है। ना भी क्राइटेरिया फिक्स हुए, अभी तो आइडेंटिफिकेशन चल रही है इनकी। और जैसे मैंने कहा, कोई आगे होप नहीं दिखाई दे रही बेरोजगारी खत्म करने की। हालांकि आपको याद होगा, इवेंट मैनेजमेंट में ही काम करते हैं। हैपनिंग इन हरियाणा कहा था इसमें, और पहली दफा सारी दुनिया से आदमी बुलाए ने, इन्वेस्टर कहकर उनको किराया खुद दिया, होटल में खुद ठहराए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कितने 100 करोड़ रुपया खर्च किया उस पर, और ये कहा गया था 6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन है। अगर इनकी बजट स्पीच बढ़ेंगे तो इनके टेन्योर में अब तक कुल इन्वेस्टमेंट 23,176 करोड़ की आई है। ये फाइनेंस मिनिस्टर के बजट की स्पीच। तो 23 विच मीन नथिंग। इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है। क्या एवरेज आएगी 23,000 में 5 साल में? 5,000 करोड़ भी नहीं। तो ये ना इन्वेस्टमेंट आई इनकी, सिर्फ ड्रम बीटर पार्टी है, इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी। और स्कैंडल जो है, घोटाले बढ़ते जा रहे हैं इनके घोटाले। अब PLPA जो जिसकी काफी चर्चा रही और पूरा विपक्ष उस पर आउट किया गया। ये जो है लूट है, लीगलाइज लूट को लीगलाइज किया उन्होंने। और ये कम से कम 15,000 करोड़ से ज्यादा स्कैंडल है। पहले भी घोटाले इन्होंने किए हैं अपने दौरान। फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो रहा है। नहीं, घोटाला कैसे किए इन्होंने? 1900 का एक्ट बनाया हुआ है। और ये आपका शिवालिक का भी, अरावली का भी, दुनिया इसको बढ़ाने की कर रही है और ये घटाने की बात कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें कोई ऐसी दिक्कत आती है, वहां प्रोविजन है उसमें, पुराने एक्ट में दलाल साहब ने पढ़ के सुनाया। वहां कोई दिक्कत है तो वहां कर सकते हैं। लेकिन ये तो केवल जो स्काई लार्क, ये बड़े बड़े वो शार्क्स, लैंड शार्क्स, जिन्होंने ऑलरेडी जमीन खरीद ली है वहां, मेरे को मालूम है। और उसका मतलब क्या है? स्कैंडल कैसे है? ये कहते ही जमीनें खरीद ली गई और वहां
जहां 2 लाख रुपए एकड़ या 3 लाख रुपए एकड़ भाव था, वहां 10 करोड़ रुपए एकड़ होने वाला है। लूट, लीगलाइज लूट, ये इन्होंने इसको लीगलाइज किया है। और घोटाला, गिरदावरी घोटाले से लेकर या आपका नौकरियों में कितने जबरदस्त घोटाले हैं। ये जो पारदर्शिता की बात करते हैं, अभी हाई कोर्ट के भी आप देख रहे हैं यहाँ आए हुए हैं। हाई कोर्ट ने भी रिमार्क दिया इनको, और इनका जो चेयरमैन है वो भी अरेस्ट किया गया, एम्प्लॉयज भी अरेस्ट किए गए। हाई कोर्ट ने कहा बगैर टॉप के फंक्शनरी के सिवाय एक घोटाला नहीं हो सकता जो नौकरी में। वहाँ सिरसा में भी बीजेपी की नेता का पीए पकड़ा गया, पैसे इकट्ठे करता। और मैं गया था सोनीपत एक गांव में, जो एक आदमी के मर्डर हुआ या सुसाइड हुई, अब तक नहीं। वहाँ 26 पंचायतों ने मेरे को लिख के दिया कि नौकरी के नाम का पैसा इकट्ठा किया गया, और प्रस्ताव मेरे को दिया। मैंने सीबीआई की इंक्वायरी की जांच की, लेकिन जांच नहीं हो रही। तो खुली लूट मची हुई है नौकरियों में। और ये बहुत वो कर रहे हैं कि 18,000 हमने लगा दिए। इसमें भी जिस प्रकार की हेराफेरी हुई है सबको मालूम है। और इंडियन एक्सप्रेस में जैसे वो पेपर निकाला था, ये नौकरियां थी 10वीं और 12वीं के लिए, लेकिन पेपर ऐसे दिए गए जो बीए वाला भी नहीं कर सकता। अब जो बीए, एमए, बीकॉम वहां लगे हुए हैं, कोई कुक लग गया वहां पे जाके कह जी मैं वहां छोड़ के, बहुत सारे तो छोड़ रहे हैं। बल्कि इनको चाहिए था कि जिनके लिए नौकरी है 10वीं और 12वीं के लिए उनको नौकरी दें। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, जो वायदा किया उनको अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस दें। ये दोनों को, मतलब जिनकी नौकरी, जिनका हक गया उनको भी, और जिनको मिली है उनकी भी एक बहुत भारी बेइज्जती। और उनके साथ वो है कि एमए के लड़के को पानी पिलाने के लिए आप कर दो, कुक के लिए सिलेक्ट कर दो, बड़ी शर्म की बात है। उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए था, तो इनका वायदा है इनके मैनिफेस्टो में, वो ना देकर ये एक मजाक उड़ाया गया है एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी का। 10वीं पास से उनको नौकरी मिली नहीं, जिनको मिली है उन्होंने करनी नहीं। तो इस किस्म का जो ये है, और उसमें भी जब उस पर हाई कोर्ट ने शक किया हुआ है, इस कमीशन को चेयरमैन पकड़ा हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ है? किस किस्म की अपने चेहरों को किस तरह सेलेक्ट किया सबको मालूम है, कितनी सेलेक्ट। और आट्रॉन में देखा आपने वो चौहान को किस प्रकार से मुख्यमंत्री की सिफारिश पे पहले ही, मतलब क्राइटेरिया हटा के ये पारदर्शिता की बात करते हैं, पर्ची मुख्यमंत्री की वहां पकड़ी गई चौहान के लिए। आप लोगों ने अखबार में छापा था, ये तो कई साल की बात होगी, याद होगा आपको, तो मेरे ख्याल में किसी को याद है क्या था वो जो आप बताए वही था। फिर भी आप बता दो, मैं तो बहुत एमडी लगाया था पर्ची पे। हाँ, पर्ची पे लगाया था ना, आप ही ने लगाया, अखबार में। आपके अखबार ही पढ़ के मेरे को पता लगा था, मैंने अखबार पढ़ के पता लगा था। तुम भी डिप्लोमेसी मत करो मेरे साथ, हमें बताओ। डिप्लोमेसी करते भाई। अखबार तो पूरे भरे हुए हैं नौकरी के मामले में हमारे को। तो क्या आपके सामने मैं तो इसी वास्ते, इस प्रकार से घोटालों की बनी हुई सरकार है, एक के बाद एक घोटाला कर रही है। बल्कि उसने, आपने एक और इशू उठाया था ना, आपने कहा भाई सबूत दें। तो ये एक्साइज का घोटाला जो एक सिंगल टेंडर पे दे दिया गया, मैं बताता हूँ जी, बड़ा जरूरी है। बिल लेके आए थे हाँ, जो बिल लेके आए थे, और कैप्टन साहब असेंबली में भी आपने सुना होगा ये कहते हुए भी ये इल्जाम लगाते हैं सबूत इनके पास कोई है नहीं। तो मैंने कहा कि जो आप सबूत की बात करते थे वो सबूत तो आप खुद लेकर के आए हैं,
और ये जो अमेंडमेंट बिल ये एक्साइज का लेकर के आए, ये उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जितनी विदेशी शराब आती है उस तमाम की तमाम विदेशी शराब का एक व्यक्ति को इन्होंने काम दे दिया। कोई टेंडर इनवाइट किया ही नहीं, किसी और से सलाह की नहीं, और उसके साथ कैप्टन अभिमन्यु का बहुत बड़ा सौदा हुआ। सरकार उसमें पूरी शामिल थी। इनसे गलती क्या हुई कि जो ये एक व्यक्ति को टेंडर देने का जो ये अमेंडमेंट करना था इसमें एक्साइज रूल में, वो ईटीसी से इन्होंने कराया, जबकि ईटीसी कॉम्पिटेंट नहीं था, कॉम्पिटेंट थी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ना करके ईटीसी से उसको अमेंड करा करके उसको करोड़ों रुपए का सरकार के खजाने को चपत लगाई, अपने घरों को भरा। और जब वो हाई कोर्ट में जो ओपोनेंट थे जो और इस बिडिंग में आना चाहते थे, हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने तो उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जाते ही बहुत सख्त टिप्पणी की, उसको सेट असाइड किया। तो अब उसको विधानसभा में ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस बिल को इसलिए लेकर के आ रहे थे, अभी भी गलत तरीके से करने लगे हुए हैं। जो एक गलत काम आप कर चुके, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप कैसे कर सकते हैं? तो वो ये कल बिल लेकर के आए थे। तो ये पूरे देश के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि जहां टेंडर प्रोसेस को दरकिनार करके तमाम की तमाम अंग्रेजी शराब का काम अपने चहेतों को दिया और सैकड़ों करोड़ रुपए अपने इन्होंने इसमें हजम किए। तो उसके लिए मैंने मांग की थी। जो स्पीकर साहब ने कहा भी आप क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा एक तो इस अभिमन्यु के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस ईटीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने गैर सरकारी गलत तरीके से काम किया, और ये सारी की सारी जो बातों को दरकिनार करके। और मैंने तो इतना तक भी कहा कि कैप्टन अभिमन्यु के फादर एक आर्य समाजी थे जो आर्य समाज का प्रचार किया करते थे, और ये अभिमन्यु भी जब विधानसभा में आता है तो हवन करके आता है आर्य समाज वाला, और धंधा करता है शराब बेचने वाला, हर बोतल के ऊपर कमीशन लेता है, और इस तरीके से शराब के गैर कानूनी धंधे में इन्वॉल्व होकर के इस आर्य समाज को भी ये अभिमन्यु कलंकित करने लगा हुआ है। तो वो सबूत वो खुद लेकर के आए थे। सर एक्सपेक्टेड लॉस कितने हैं आपके, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टोटल लॉस खजाने को कितना हो गया इस अकेले उससे? इसमें सैकड़ों करोड़ का, क्योंकि ये इनको करते करते हो गए इसमें 2 साल से भी ज्यादा। एक्सपेक्टेड 500, 1000, 2000 मतलब कुछ एक राउंड सा फिगर हो जाए या सैकड़ों करोड़ बता दो। ये सैकड़ों करोड़ है। अगर कहो तो मैं आपको प्रेस में दोबारा बता दूंगा, क्योंकि ऐसे में बिना उसके कहूं, लेकिन है सैकड़ों करोड़। ये देखिए जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान आज बर्बादी के गार पे कर्जा भी बढ़ा रहा है उसका, और 15,000 करोड़ जो कंपनियों ने कमाया। तो ये कंपनियों के लिए है, किसान के लिए नहीं है। इसको तुरंत बंद करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा आपके सिलेक्शन के बारे में, हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी क्यों ना हो, क्यों नहीं करवाते सीबीआई की इंक्वायरी, जो भाग भाग के करते हैं। और ये जो पीएलपी जो है, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो इसको उसी टाइम उड़ा दिया जाए जो ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा भारी घोटाला है। नहीं, मैं तो क्यों चुनौती दूं, हम तो गवर्नर के पास जाएंगे। गवर्नर के पास जाएंगे, पहले तो गवर्नर को बताएंगे। जो लोग एक्चुअल में जो लोग कोई CLU या जमीन खरीद रहे हैं, उनके लिए भी एक ये चेतावनी है कि 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद सरकार आएगी और विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ये बिल, ये एक्ट जो है, ये उसको उसी शेप में रिस्टोर कर देंगे जिस शेप में आज है। तो वो भी अपने इसमें देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कांत एनक्लेव को डिमोलिश करने का ऑर्डर किया, इसी बेस पे किया। और इस बात पे हम नहीं कहते भाई काम अगर उसको बचाना है जो कई साल से बसे हुए हैं, तो उसका तरीका निकालो। पूरे हजारों एकड़ जो है मतलब ऐसे कर दी, तो बड़ा भारी स्कैम है उसमें।
वो ये कह रहे हैं कि 12 जिलों की सारी जमीन इसमें आ चुकी है, जो सार्वजनिक उपयोग की लैंड है। नहीं, आज आ चुकी तो अब तक कभी के वो हो जाता है। हमने बार बार कहा कि आप एक जगह दिखाइए, एक जगह दिखाओ, कहीं आया कोई नोटिस आया खेती हो, बाड़ी की जमीन हो या कोई वैसी कहीं जमीन, पीएलपी का नोटिस आया हो। फुटेज ऐसा है, कोई लाइसेंस दिया भी जाता है तो पहले पूछा जाता है उसमें ये पीएलपी भी तो नहीं आपने एक ऑल कमेटी सेटअप करने की बात की है। ऑल कमेटी सेटअप मतलब असेंबली की सेलेक्ट कमेटी की मैंने बात करी थी, इनको मंजूर नहीं था क्योंकि ये घोटाला उजागर होना था उसमें। अदरवाइज तो ये मतलब जब इतना अपोजिशन डिमांड है इट वॉज वेरी माइनर थिंग। नहीं, इनके अपने एमएलए, फरीदाबाद के एमएलए ने खड़े होकर के विरोध किया क्योंकि उसके हल्के की हालत इतनी ज्यादा खराब है। वो सारे फरीदाबाद के जो एमएलए रूलिंग पार्टी के उन्होंने भी विरोध किया है, लेकिन हजारों करोड़ के लालच में इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। और हाईएस्ट सेस्मिक जोन है ये, शिवालिक की फुटेज और अरावली की फुटेज, जिंदगी खतरे में डालना, ये हाईएस्ट सेस्मिक जोन है, टाइप 8 उसमें आता है ये। रूलिंग के कौन कौन से कर रहे हैं जी विरोध? है जी, रूलिंग फरीदाबाद के सारे एमएलए नहीं, हाउस में उसने भी किया था और बाहर तो ये सारे ही रोते हैं कि भाई इन्होंने हमारे बच्चों की जान के लिए ये खतरा पैदा कर दिया। तो अब क्या गवर्नर से रोकने की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमें इसकी मंजूरी ना दे। सर इलेक्शन अब चल रहे हैं हाँ? तो क्या आपको लग रहा है कि क्या तैयारी है? वन एट ए टाइम, एक एक करके प्लीज। सर जो आज हालात चल रहे हैं देश के, जिस तरह पाकिस्तान के साथ टेंशन है, आपको लग रहा है कि मोदी जो लोकसभा का इलेक्शन है वो पोस्टपोन करेगा? देखिए, तो अभी क्या कह सकते हैं, ऐसी स्थिति है, इट कैन टेक एनी टर्न। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा का बयान आया है कि जो एयर स्ट्राइक की गई है उससे कहीं ना कहीं मोदी की लहर बढ़ रही है और कर्नाटका में 28 में से 22 लोकसभा की सीटें वो जीतेंगे। कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की बात कर रही है भाजपा इलेक्शन को। जो देखिए, आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उन्होंने यही कहा कि हमारे शहीदों की कुर्बानी पॉलिटिकलाइज नहीं करनी चाहिए, पूरे देश एक होना चाहिए, उसके ऊपर सीमाओं पर राजनीति करनी, सीमाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर अगर अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वो हरियाणा से लड़ेंगे या आप उनसे पूछो। और मुख्यमंत्री ने हाउस में खुद ये कहा, जो ये सारी गणगी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैंने उनको इंटरप्ट किया कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए, आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे कह सकते हो? पानी के बारे में बात की ना, उसके बारे में। हाँ, पानी का उसी से रेफर करके कहा था कि अब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ है। सारी घटना को ही रेफर करके तभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा, जो कि एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। उसके बाद भी शहीद हुए हैं, पायलट अरेस्ट है। अब क्या आगे रथ यात्रा का प्रोग्राम है? एक राज्य स्तरीय रैली भी आप करने वाले थे, उसका क्या स्टेटस है? करेंगे जी, अब बीच में सेशन आ गया, कभी कुछ हो गया, राजस्थान पंजाब वहाँ के इलेक्शन आ गए थे पहले, इस वास्ते पोस्टपोन करनी पड़ी। एक अखबार में एक खबर छपी थी कि आपने कहा कि अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने खबर छपी थी। ऐसा कभी नहीं कहा मैंने ये कहा है, और जो शुरू से ही हमारा है कि पार्टी ने प्रस्ताव करके राहुल गांधी जी को अधिकृत कर रखा है कि जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, तो जिसको बनाएंगे उसका हम सब। ये जो पीएलपी की बात कर रहे थे आप सर, राज्यपाल जी से पिछले मिलेंगे, टाइम देंगे, अब टाइम देंगे, शायद नेक्स्ट पहले हफ्ते में कभी। तो अगर आज की जो स्थिति वर्तमान में कांग्रेस की है, 5-6 टुकड़े बोल देते हैं, वैसे तो आप एक हैं जिनमें तो एक थे कि गाड़ी में बैठे सारे नेता। अब ऐसी स्थिति में है कि लोकसभा के चुनाव में पूरा सामना कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी क्या है? इनका ग्रुप तो अलग अलग नहीं, एक बस में चलेंगे सब। नहीं, आपको कई बार कहा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का अपना तरीका है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बाकी पदाधिकारी अदलते बदलते रहते हैं, कोई बाकी तो पदाधिकारी हैं, अदलते बदलते रहते हैं। ये जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो गई, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, फिर इसके बावजूद भी इस तरह का परिणाम आया, तो आपकी क्या राय इस विषय में? जिस किस्म के हथकंडे, हालांकि बाई इलेक्शन में ऐसा होता है, आमतौर पर रूलिंग पार्टी जीतती है, कोई नई बात नहीं है,
लेकिन ये जिस प्रकार के वहाँ हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं सबको मालूम है। जिस तरह ओपन मतलब खरीद फरोख्त चली है वहाँ पर, ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग, सरकार का दुरुपयोग, पर ओपन खरीद। इलेक्शन कोड को इन्होंने वायलेट किया। नौकरियों की जो इन्होंने नौकरियों को जाहिर किया, लिस्ट निकाली, वो निकाल नहीं सकते थे, लेकिन बेशरम पने से निकाल दिया। आपने भी तो टेकअप नहीं किया इलेक्शन कमीशन से। नहीं कहा, ये लिखा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, लेकिन ना भी लिखा हो, क्या ये कायदे कानून की सरकार दवाई देने वाले लोग ये कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा उसी जिले के लगाए। इसका मतलब उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, लिखने पे बनती है। हमने तो PLP और सारे कानूनों का विरोध किया, माना कहा उन्होंने? मान गए पूरा विपक्ष सिर्फ इस बात पे विड्रॉ कर गया, भाई एक सिलेक्ट कमेटी बना लो। और जींद उपचुनाव के बाद तो सदन के अंदर भी आपने देखा, अब तो सामने बैठे होते हैं मुख्यमंत्री के, तो हम नजरें मिला के वो कहते हैं जी बिल्कुल खत्म होगी, सारी पार्टियों को बस बीजेपी जीतेगी, पूरा उत्साह है, नंबर 1 है। तो डॉक्टर कादियान ने कहा तो था करा लो इलेक्शन। भाई चलो वो तो समय पर हो भी जाएंगे भाई, मुंगेरी लाल के सपने देखने कौन रोक सकता है? कैंडिडेट तो इंपोर्ट करते हैं। अपनी पार्टी के लोगों से सहयोग नहीं मिला, वोट बताना चाहिए। अगर किसी ने कांग्रेस में रह के उसके सहयोग नहीं किया है तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए पार्टी। आप तो वहां गए थे, आपको लगता है किसी ने सहयोग नहीं किया, रणदीप सुरजेवाला ने प्रचार नहीं किया? पता नहीं, ऐसा नेता है वैसे सबने लोगों ने नहीं कुछ देखो, मेरे को भी बताया था, कुछ टिकटार्थी थे जिन्होंने नहीं किया, वो पुराने कांग्रेसी नहीं थे, वो तो टिकट लेने के लिए आए हुए थे, तो असली टिकटार्थी बने हुए थे, जो बड़े कांग्रेस के नेता सबने किए। जनाब बजट पे आओ ना, इसका तो कांग्रेस का पते रहो लिया। चलो कोई नहीं, बजट में इनका इंटरेस्ट कम होता है। वो तो बजट में तो आपने बोल एससी दिया कमीशन जींद वाला इलेक्शन तो पहले ही हो चुका। एससी कमीशन नहीं बनाया, बंद कर दिया, 4.5 साल हो गया, अब तक नहीं बनाया। ये तो इनकी अप्रोच है गरीब आदमी की तरफ। और पूरे देश में सर सबसे कम SC ST के वेलफेयर का बजट 0.5 हरियाणा ने दिया, जबकि और स्टेट से बहुत ज्यादा है। खाने के लिए सभी लंच के लिए सभी साथियों को निवेदन है, आपसे आपके साथ बात करने के बहाने होते हैं और खाना खाओ, ये आवाज किसानों की वो जो रजिस्ट्रेशन हो रही गेहूं वाली